हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्लास 12 10th के सभी के जो है लेटेस्ट सिलेबस अपलोड कर दिए गए सीबीएसई के द्वारा। तो दोस्तों, आज हम जो है फिजिक्स का सिलेबस लेके आए हैं कि फिजिक्स में क्या चेंजमेंट हुआ है, क्या नया ऐड हुआ है, क्या नया कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी रिमूव हुई हो। तो उसके सिलसिले में हम जो है अपनी वीडियो को देखते हैं और क्या क्या रिमूव हुआ उसको सभी को हम इसमें वन बाई वन देखते हैं। तो दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स कोड नंबर ये है। हमारा जो नया सेशन स्टार्ट होगा वो 2024-25 है। दोस्तों, मैं एक आपको हिंट देना चाहता हूँ। जो बच्चे पढ़ाई बोर्ड के लास्ट टाइम पे करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। इस बार का जो पेपर था सीबीएसई बोर्ड का, जो हमारे पास 2023 का जो पेपर था फिजिक्स का, दोस्तों आप जब उस पेपर को देखोगे तो पेपर सच में बहुत टफ था। इस बार पेपर ने जो हल्के में तैयारी कर रहा होगा तो समझ लो कि मे बी पास भी हो जाए, मे बी फेल भी हो सकता है। लेकिन जिन्होंने सीरियस तैयारी की होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन टॉपर नहीं। टॉपर बनने के लिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा जे JEE मेंस का, नीट का सिलेबस ऐड कर दिया लोगों ने। वो अब चाह रहे हैं कि बच्चे जो है क्वालिटी वाले बच्चे निकलें। लेकिन बोर्ड 12th का अलग होना चाहिए, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं आना चाहिए था उम्मीद के हिसाब से। लेकिन अब तैयारी उसी हिसाब से करनी चाहिए बच्चों को जिस हिसाब से पेपर का लेवल आता है। अब पेपर आपको ये नहीं है कि लास्ट टाइम पे आप पढ़ के पास हो जाओगे, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको शुरू से पढ़ना ही पड़ेगा, कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। इसमें आप कहीं भी किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते और हर टॉपिक को आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट के बेसिस पे आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला रट लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया तो उससे भला नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन को फंसा रहे हैं इस बार। क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ कोरिलेट कर दे रहे हैं पता नहीं चल रहा है पेपर वालों का। तो सीबीएसई का जो माइंडसेट है वो यही चाहता है कि बच्चे जो पेपर दें तो उनका जो है पूरा माइंडसेट क्लियर हो, कि बच्चे रटे नहीं, चीज़ों को समझें और समझें और तब जब सॉल्व करें। जैसे आपने देखा होगा, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको माइंड में पहले सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व होता है माइंड से तो तब हम उसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह सीबीएसई बोर्ड चाहता है कि बच्चे इसी तरह से निकले, क्योंकि कंपटीशन के पर्पज से। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो पता ही होगा आपको कंपटीशन का क्या हाल है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसमें बताया गया है कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या है, क्या-क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें लिखा है जैसे एम्फसाइज़ ऑन बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। जो हमारे पास कंटेंट है उस कंटेंट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें, तभी हमें फ़ायदा होगा। एम्फसाइज़ ऑन यूज़ ऑफ एसआई यूनिट सिंबल्स, नोमेनक्लेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड फॉर्मूलेशंस एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मेन चीज़ क्या है इसमें, हमें ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है, सिंबल है, नोमेनकल्चर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें डे बाय डे चीज़ें समझनी है। अगला है इसमें प्रोवाइडिंग लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ कंसेप्ट विद देयर लिंकेज ऑफ बेटर लर्निंग। सिंपल है कि हमें अपना अच्छा सीखने के लिए हमें एक दूसरे से लिंक करके यूनिटों का हमें जो है एक सीक्वेंस समझना चाहिए। मान लो फोर्स है हमारे पास, मान लो हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर की अगर हमें यूनिट नहीं मालूम तो हम मान निकाल देंगे फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या है लिंक करेंगे एक दूसरे से कि हम कैसे उनको चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों यही चीज़ है कि जिसमें एक लिंकेज होना चाहिए यूनिटों का, को एक बेटर लर्निंग होनी चाहिए हम लोगों के लिए। आगे रिड्यूसिंग द करिकुलम लोड बाय एलिमिनेटिंग ओवरलैपिंग ऑफ कंसेप्ट कंटेंट विद इन डिसिप्लिन एंड अदर डिसिप्लिन। वो कह रहा है कि जो हमारे कुछ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। अब आप कहोगे काम की तो हमारी कुछ नहीं है, हम इंटर के बाद मान लो कुछ और करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन 11th और 12th जो है दोस्तों हमारा बेस होता है। बेस के बाद आप क्या करना चाह रहे हो आगे वो डिपेंड करेगा हमारा 11th-12th पे। तो 11th-12th को आप जो है ये समझ लीजिए बेस है, 11th-12th को आप हल्के में नहीं ले सकते। आगे है इसमें reducing the curriculum and promotion of process skills, problem solving ability and application of physics concepts। अब आपने एक सीरियल देखा होगा CID,
तो उसमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता होती है, कैसे वो जो है अपना लॉजिक लगाते हैं, कैसे हाई से हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व करते हैं। तो वो एक प्रोसेस स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। और तो और हमारे पास ऐसे ही फिजिक्स की परिभाषा में समझें तो फिजिक्स को हमें समझना पड़ेगा, उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हम उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और उसके क्या प्रोसेस होते हैं, उसकी क्या स्किल है, और साथ ही साथ जो हम फिजिक्स के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उनको हम कहाँ अप्लाई कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि पहला ही चैप्टर है हमारे पास चार्ज का। तो चार्ज है, वो चार्ज का क्या यूज़ है, कहाँ हम इसको पढ़ते हैं, क्या उसका कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ, ये सब चैप्टर हैं। रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर, ये कहाँ इनका यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है। जब आप आपके चाहे स्कूल के हों, चाहे आपके कोचिंग के टीचर हों, उनसे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करवाइए चीज़ों को कि अब हमें जो है, जो रटने वाली चीज़ें उससे हट के हमको इनका यूज़ बताइए कि इनका एप्लीकेशन कहाँ है, कि हम चीज़ों को समझें। जैसे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसकी जो डिवाइसेस होती हैं कहाँ बनती हैं, इनका एक बड़े पैमाने पे क्या इनका यूजेज है, उपयोग है, एप्लीकेशन है। तो वो सब चीज़ें आपको वन बाय वन समझनी होंगी। बहुत अच्छा 12th की जो फिज़िक्स है, 11th और 12th की दोनों जो फिज़िक्स है, बड़ी मज़ेदार फिज़िक्स है दोस्तों। जो बच्चे 10th पास करके 11th में आएँगे, वो चीज़ों को समझेंगे कि हाँ, क्या चीज़ है। लेकिन हाँ, टफ़ है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट जगाओगे तो बहुत आसान लगेंगी चीज़ें, कठिन नहीं लगेंगी आपको। आते हैं अगले कंसेप्ट पे। आगे आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि जो सिलेबस है वो क्या है सिलेबस में। तो दोस्तों हमारी जो फिजिक्स है वो थ्योरी है। थ्योरी मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, दो कंसेप्ट हैं। तो हमारे पास एक यूनिट 1 है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके जो है दो चैप्टर और 1 चैप्टर 2 आते हैं, जो कि हमारे पास कितने मार्क्स का है, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल 16 नंबर का है। पहले 3 चैप्टर एनसीईआरटी के 16 नंबर के हैं, जिसको हम अगर बोलें कि हमारा पहला ही चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर करीब हमारा 1 महीने का है। 26 लेक्चर, नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब एक कितने लेक्चर चाहिए हमें, 26 लेक्चर प्रॉपर तरीके से। और करंट इलेक्ट्रिसिटी सोचो, अकेला ही करंट इलेक्ट्रिसिटी 18 लेक्चर का है। तो मतलब जो हमारे पहला जो भाग है, पहली जो यूनिट है, जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा सिलेबस है। और जब हम सेकंड बुक पे आते हैं तो सेकंड बुक हमारी जो है बहुत कंपेरेटिवली फर्स्ट बुक के बहुत आसान है। इसी में सेकंड यूनिट हो गई, हमारे पास थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें चैप्टर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये हमारे 25 लेक्चर का है। और साथ के साथ इसी में एक आ गया ईएमआई और एसी, और ईएमआई एंड एसी छठा और सातवां। तो इनको अगर हम मिला दें 4 5 6 7, ये हमारे पास 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर मिलके कितने के आ रहे हैं, 17 नंबर के। अगर हम ईएम वेव्स ऑप्टिक्स की बात करें, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, अगर हम इन तीन चैप्टर को मिला दें तो हमारे हो जाते हैं 18 नंबर के। और लास्ट में मॉडर्न बस्ती है, जिसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हमारा जो एक चैप्टर है 11वां। साथ में एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो एटम्स न्यूक्लियाई हैं, ये जो 3 चैप्टर है ये हमारे कितने के हैं, 12 नंबर के हैं। और दोस्तों लास्ट में एक चैप्टर बचता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर, ये हमारा अकेला ही 7 नंबर का चैप्टर है। इसलिए टोटल हमारे 70 नंबर के हैं, और टोटल जो लेक्चर हैं वो हमारे 160 लेक्चर हैं। उसमें हमारी जो पूरी क्या हो जाती है, फिजिक्स खत्म। अब देखते हैं 1 बाय 1 हर चैप्टर में कि कौन से चैप्टर में कितना सिलेबस है, कितना हमारे पास बचा है। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से दोस्तों चार्ज कैसे जनरेट होता है, हाउ टू जनरेट चार्ज, तो वो वाला टॉपिक इसमें से क्या है, कट गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। इट्स एप्लीकेशन एक इनफाइनाइट की वजह से होगा,
एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से होगा और दूसरा होगा थिन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल में 3 पॉइंट है, एक इनसाइड है, एक सरफेस पर है, ऑन दी सरफेस, एक आउटसाइड है। इसमें हमारे 3 पॉइंट हैं और दोस्तों इसी में से आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है पहला हमारा। अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, डाइपोल, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये दोस्तों है तो दोनों अलग अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर है पूरा और ये वाला अलग चैप्टर है। तो ये हमारे पास क्या कैपेसिटर है, तो क्या है इसमें कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, combination of capacitors in series and parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in a capacitor, no derivation, only formula। तो हमें जो ये एनर्जी स्टोर्ड है जिसका फॉर्मूला नॉर्मली होता है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर, हमें एक थ्योरी पढ़नी है और एक डायरेक्ट फॉर्मूला। हो सकता है इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस क्या हो, ज़्यादा हो, क्योंकि डेराइव जब हटा दिया है तो वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे पॉइंट करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन अ मेटेलिक कंडक्टर। अगला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस and EMF of a cell, combination of cells in series and parallel। आप अगर देखो यहाँ तो दो तरह की अलग अलग कंडीशंस हैं हमारे पास रेजिस्टेंस से रिलेटेड, सीरीज एंड पैरेलल, एंड किरचॉफ्स रूल्स, किरचॉफ्स दो रूल के होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ रिमूव कर दिया, इसके बाद का जो चीज़ें हैं इसमें मीटर ब्रिज हुआ, कुछ हमारे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो सब चीज़ें इसमें से हटा दी गई हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तक है, बहुत चीज़ें आपके लिए आसान कर दी गई हैं सीबीएसई के द्वारा सिलेबस रिमूव करके। इसी में आगे देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्टेड एक्सपेरिमेंट, बायोट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब इसी में आता है एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट सोलेनॉइड, ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट नॉट डेराइव्ड, force on a moving charge in uniform magnetic and electric field, force on current carrying conductor in a uniform magnetic field, force between two parallel current carrying conductors, definition of ampere, torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field, current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment, moving coil galvanometer, its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का था। इसी में चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर, टोटली थ्योरी है। बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, क्या पढ़नी है इसकी, हमें केवल थ्योरी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल या फिर बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ओनली हमें थ्योरी पढ़नी है इसमें भी। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्वालिटेटिव मीन सिंपली थ्योरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, पैरा, डाया और फेरो। मैग्नेटिक सबस्टेंस विद एग्जांपल्स, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट 4 जिसमें है हमारे पास EMI। तो EMI में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड EMF और करंट, लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत छोटा चैप्टर है दोस्तों ये वाला। अगला है हमारे पास AC। तो AC में देखेंगे आप अल्टरनेटिंग करंट, पीक एंड RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, LCR सीरीज सर्किट, फेजर्स ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये फेजर्स ओनली, रेजोनेंस, पावर इन AC सर्किट, पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, AC जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। अगला आपके पास EM वेव्स में दोस्तों बहुत कम पढ़ना, ज़्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना, लेकिन सिलेबस में है बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
their characteristics, their transmission is qualitative idea only. EM spectrum, radio waves, micro, infrared, ultraviolet, X-ray, gamma ray, including elementary facts about their usage. अगला आता है दोस्तों रे ऑप्टिक्स, जो कि आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में इसको पढ़ा है। तो रे ऑप्टिक्स में क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, TIR, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंसेस, थिन लेंस। दोस्तों मेन चीज आपका 12th का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ अ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप्स, एस्ट्रोनॉमिकल एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स। हमें इसमें रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग दोनों पढ़ने हैं इसके डेराइव साइड। आगे वेव ऑप्टिक्स। सो वेव ऑप्टिक्स भी हमारा मजेदार पॉइंट है, रे ऑप्टिक्स का ही दूसरा भाई है वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें देखोगे वेव फ्रंट एंड हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वेव नेचर को शो किया था। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट्स। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल की सहायता से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करो, जो कि हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है। Interference, Young's double slit experiment, expression of for fringe width, no derivation, coherent sources, sustained interference and diffraction due to single slit, width of central maxima. नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 11th में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, वेव्स नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली रिलेशन। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप को जब समझेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो ड्यूअल नेचर का बहुत तगड़ा इसमें मतलब है। वो लॉजिक आप जब पढ़ो तब जरूर समझना कि ड्यूअल ही क्यों बोला इनको ड्यूअल ही क्यों बोला और इसमें आइंस्टीन का क्या रोल है, वो बहुत मजेदार बताएंगे। एंड इसमें डी ब्रोगली साइंटिस्ट का क्या रोल है। अगला एटम्स, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth possible orbit, velocity and energy of electron in nth orbit, hydrogen line spectra, qualitative treatment only. Next point है nuclei, composition and size of nucleus, nuclear force, mass energy relation, mass defect, binding energy per nucleon, its variation with mass number, nuclear fission and nuclear fusion। तो हमारे पास ये न्यूक्लियाई का सिलेबस। एंड फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जिसमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स वायर्स, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो दोस्तों ये इस तरह से हमारा एक 12th का सिलेबस था, जिसमें हमसे नॉर्मली पूछा सिलेबस में कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो उस हिसाब से हमारा जो है ये सिलेबस मिल जाता है। दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक कंसेप्ट और है, उसे समझते हैं थोड़ा सा कि क्या इसमें दिया गया है। क्वेश्चन पेपर डिजाइन जो हमारे CBSE बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर को कैसे डिजाइन किया गया है, उस हिसाब से एक बार इसे समझ लेते हैं। दोस्तों आपको मालूम है ये 30 नंबर जो है हमारे होते हैं, ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। 30 नंबर हमारे किसके मिलते हैं? प्रैक्टिकल के। तो प्रैक्टिकल इनडायरेक्ट वे में ये समझ लो कि स्कूल के ऊपर होता है, जो नंबर आपको दिए जाते हैं। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो टाइपोलॉजी है, जो क्वेश्चन की बनाने की जो अप्रोच है बोर्ड की, वो क्या है? पहला रिमेम्बरिंग, मतलब आपके दिमाग में जो रिमेम्बरिंग मीन्स याद रखने की जो क्षमता है वो कैसी है। एग्जिस्ट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड आंसर्स। अगला है अंडरस्टैंडिंग, हम उन चीज़ों को समझें जो हमें फैक्ट्स दिए गए हैं, वो फैक्ट्स एक्चुअल में समझा क्या रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग descriptions and stating main ideas। हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें इनकी समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है अप्लाइंग,
तो सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे। सिंपल है, अप्लाइंग का मतलब जब आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, उस कंसेप्ट पे बेस पे हम जब न्यूमेरिकल करते हैं, उन न्यूमेरिकलों को जो है हम कैसे उस फॉर्मूला को वहां अप्लाई करें, उसको हम चीजों को समझेंगे। तो उसका 32% हमारे पूरे पेपर में जो आता है, उसका हिस्सा कितना आएगा? 32%। एनालाइजिंग, एनालिसिस करना उसकी। जैसे मान लो हमारे सामने पेपर आ जाता है, हम उस पेपर को एनालिसिस करें सबसे पहले कि हाँ क्या है क्या नहीं है। एग्जामिन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाई मोटिव्स एंड कॉजेज, मेक इंटरफेरेंस एंड फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइज। वो क्या नंबर का? 30 का। एवेल्युएट मीन्स अपने आप को जांचो, परखो कि आप कितना नंबर आते हो। जो आपके टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, वो एवेल्युएट करते हैं आपको। Present and defend opinions by making judgment about information, validity of ideas और quality of work based on a set criteria। क्रिएटिंग, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल मार्क्स 70 का है, 100% मार्क्स है, प्रैक्टिकल 30 का। इसलिए हमारे पास जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल नंबर 100 के होते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए, कोशिश हमारी भी रहेगी आपको पूरा सपोर्ट करने की। फिजिक्स के हम पूरे सपोर्ट करेंगे कि हमारा जो पेपर है फिजिक्स का, उससे पहले हम जो है टाइम टू टाइम। दोस्तों टारगेट हमारा सिंपल है। जब हम टारगेट से सिंपल बता रहे हैं, तो टारगेट का मतलब है हमारे पास सिंपल कि हमें जो है अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना होता है। अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करेंगे। हम नवंबर से टेस्ट सीरीज चालू कर देते हैं दोस्तों। इस बार टेस्ट सीरीज हम ऑनलाइन भी लेंगे। अभी तक जो हमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ली थी, लेकिन इस बार ऑनलाइन। और नवंबर और दोस्तों मिड दिसंबर से हमारे जो है सैंपल पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। और सैंपल पेपर हमारे जनवरी तक चलते हैं, क्योंकि हमें एक पेपर नहीं, हमें सभी तरह से जो है पेपर को हैंडल करना है। हमने जो जैसा कि पिछली बार किया है, हमारा जो भी रिजल्ट रहता है दोस्तों, हम उसको यूट्यूब पे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। हमारा 10th और 12th का कैसा रिजल्ट है, कितनी परसेंटेज आती है, उस हिसाब से। चलिए दोस्तों चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।